Hello students, so let's start today's lecture. Today we are going to revise topic issue of debentures. हमने unit 1, unit 2 देख लिया. Today we are going to take unit 3, that is issue of debenture. जैसे issue of shares था वैसे issue of debenture है minor कुछ changes के साथ. So पहले देखते हैं कि आखिर ये debentures का यहाँ पहले types of debenture आया हुआ है. तो ठीक है, debentures आप नाम से ही समझ सकते हो कि जैसे एक सिक्योरिटी मतलब सिक्योर्ड रहेगा कि अनसिक्योर्ड रहेगा, कन्वर्टिबल मतलब कन्वर्ट होगा कि नॉन कन्वर्टिबल रहेगा. डेफिनेटली कन्वर्टिबल वगैरह अपन देखते हैं. एक परमानेंस है, नेगोशिएबिलिटी एंड प्रायोरिटी है, इसको अपन देखने ही वाले हैं. आज अब पहली बात आता है कि ये हमने डिबेंचर इशू क्यों किया, ये डिबेंचर आया क्यों. सो ये जिस प्रकार से इशू ऑफ शेयर कैपिटल एक तरीका होता है बिजनेस को फाइनेंस या बिजनेस को फंड्स मिलने के लिए फॉर डूइंग अ गुड बिजनेस और एक्सपांशन. वैसे ही उसमें से एक और तरीका रहता है फंड रेज करने का, वो क्या रहता है, बाय इशूइंग अ debentures, raising fund for financing the business activity, growing needs of the corporate expansion. तो जब और क्या होता है, बहुत बार ऐसा भी इंटेंशन होता है कि जब हमने शेयर्स इशू कर दिया, बहुत सारे हमने अपने बिजनेस के ओनर बना लिए हैं ऑलरेडी, तो हमको लगने लगता है यार कि सब ओनर बन जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, सब तो प्रॉफिट लेके चले जाएंगे. इसीलिए हम क्या करते हैं, डेबेंचर्स इशू करते हैं. डेबेंचर इशू करने की कुछ बेसिक एक मेन इंपॉर्टेंट फीचर है. सबसे पहले उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं रहता है, मतलब बिजनेस में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा तुमसे लेना देना नहीं है, अपना फिक्स इंटरेस्ट पकड़ो और निकलो यहाँ से. ओके, सो एविडेंस एज अ लोन, इसको एज अ बैंक से जैसे लोन लेते हैं ना, बिल्कुल वैसे ट्रीट करना चाहिए. लेकिन ये लोन किससे लिया गया है, बहुत सारे पब्लिक से, जनरल पब्लिक से लिया गया है. फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग रहता है, उसके अंदर इंटरेस्ट एक फिक्स रेट से पे करना पड़ता है. ओरिजिनल सेम इज रीपेड एट अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट को रीपेमेंट करना पड़ता है. मे और मे नॉट क्रिएट चार्ज. व्हाट इज मीन चार्ज, बार बार आप डिवेंचर के टॉपिक में चार्ज पढ़ोगे. चार्ज मतलब होता है सिक्योरिटी की बात चल रही है. यदि आपका कोई डिवेंचर, जब आपने डिवेंचर परचेस किया है, तो कुछ डिवेंचर्स क्या रहते हैं, सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड. तो सिक्योर्ड जो रहते हैं आइदर वो फ्लोटिंग चार्ज से होते हैं, नॉन फ्लोटिंग चार्ज. तो वो अपन को एक फिक्स चार्ज होता है, एक फ्लोटिंग चार्ज होता है. अपन ने पढ़ा भी है, आगे फिर से आने वाला है. फ्लोटिंग चार्ज मतलब कि कंपनी की जो भी एसेट्स है उसके ऊपर पूरा फ्लोटिंग चार्ज है, तब तक बेचेंगे जब तक डिवेंचर का पैसा वापस नहीं हो जाता. और फिक्स चार्ज मतलब हमारे फैक्ट्री की बिल्डिंग के ऊपर फिक्स चार्ज है. यदि कुछ भी गड़बड़ हुआ और लोन रिपेमेंट या कि अपन बोलेंगे डिवेंचर का रीपेमेंट नहीं हो रहा है, तो हम सिर्फ वो बिल्डिंग बेच के ही उसका रिकवर किया जा सकता है. गॉट माय पॉइंट. एंड बॉट और सोल्ड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, इसीलिए एट अ प्राइस अबव बिलो और इट्स फेस वैल्यू. तो एक बॉन्ड होता है जिसमें एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जिसको ट्रेड नहीं किया जा सकता, सर्टिफिकेट टाइप का. और एक होता है क्या, एज अ स्टॉक रहता है जो आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के बाद उसको आप ट्रेड कर सकते हो. ओके, यही चीज फिर से एक बार लिखी हुई है कि मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सप्लीमेंटिंग द कैपिटल अवेलेबल टू द कंपनी. एक सबसे कॉमन मेथड जो रहता है, बहुत सी कंपनी आज भी इशू करती है डिबेंचर्स, either simple naked or carrying on charges on assets, or mortgage debenture carrying either fixed or floating charge on some of or all the assets of the company. कुछ assets के ऊपर mortgage या security रहती है, all assets के ऊपर. और बॉन्ड एक टाइप का डिबेंचर क्या रहता है, बॉन्ड रहता है, एक सर्टिफिकेट रहता है अंडर द सील ऑफ द कंपनी, एक्नॉलेजिंग कि हाँ हम आपको इसका रीपेमेंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ करेंगे. इसी के लिए और इसी के साथ एक ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है इसके केस के लिए. ट्रस्टी क्या करता है, जो भी डिबेंचर होल्डर रहते हैं उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करता है कि कंपनी कोई वाहियात हरकतें करके किसी डिबेंचर होल्डर आम जनता को कोई परेशान या कि उनका पैसा हड़प ना ले. इसलिए बहुत बार ट्रस्टी ऑफ द डिबेंचर अपॉइंट किया जाता है. वो ट्रस्टी के पास पूरा राइट्स रहता है कि जो एसेट्स के ऊपर इन्होंने सिक्योरिटी या चार्ज क्रिएट किया है, मॉर्गेज किया है, उसको जब चाहे तो वो बेच दे. जब ऐसा लगे डर कि ये कंपनी इनका पैसा नहीं दे पाएगी, वो एसेट्स के साथ जो करना चाहे लेट आउट कर दे, बेच दे, एक्शन ले. तो वो किसके बिहाफ पे रहता है, ट्रस्टी ऑफ द डिबेंचर. मतलब वो कंपनी अपॉइंट करती है, लेकिन वो किसके बिहाफ पे रहता है, डिबेंचर होल्डर आम जनता के बिहाफ पे रहता है. वो उनका तरफ देखता है, कंपनी का नहीं देखता. ओके, नेसेसरी टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स. सो ये बोल रहा है कि और सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 30 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 उस डिबेंचर का मीनिंग देती है. स्टॉक या बॉन्ड रहते हैं, और इससे ये भी समझ में आता है कि कुछ सिक्योर डिबेंचर हो सकते हैं, कुछ अनसिक्योर डिबेंचर्स. कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं कि वो क्रेडिटर्स होते हैं, ओनर रहते हैं, वोटिंग राइट नहीं रहती, वोटिंग राइट रहती है, इंटरेस्ट पे करते हैं, डिविडेंड पे करते हैं. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर द चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट रहता है, और ये डिविडेंड क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है.
ओके, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिबेंचर होते हैं, तो यहाँ टू काइंड्स ऑफ ही शेयर रहते हैं, यहाँ डिफरेंट टाइप मतलब बहुत टाइप ऑफ डिबेंचर्स रहते हैं, वो हम देखने ही वाले हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। टू काइंड्स ऑफ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर होते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ये क्या है, कैपिटल है, और ये कहाँ लिखा जाता है, नोट्स टू अकाउंट्स में लिखा जाता है। ओके, बैलेंस शीट एज अ डिबेंचर लोन की जगह लिखा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। कन्वर्टेड रहते हैं, कैन नॉट बी कन्वर्टेड, शेयर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई भी शेयर्स कभी भी आपके डिबेंचर या कि प्रेफरेंस में कभी कन्वर्ट नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आता है मैच्योरिटी, और डिबेंचर होल्डर्स जो रहता है उनको बैक देयर मनी उनको मिल जाती है, यहाँ पास इक्विटी के केस में नहीं मिलती है। आपको सेल करना है ओपन मार्केट में तो सेल करते रहो, बट आपको ये इसका पैसा इक्विटी शेयर से कम मिलता है जब कंपनी क्या हो जाएगी, उसकी बच जाएगी या तो लिक्विडेट हो रही होगी। एंड पेड ऑफ द शेयर बिफोर द शेयर होल्डर के पहले इनको पेमेंट किया जाएगा, और इसको कब किया जाएगा, एट द लास्ट कुछ पैसा बचा शेयर्स के केस में तो हम दे देंगे किसको, शेयर होल्डर को। नहीं तो सबसे पहले कौन सिक्योर्ड है, डिबेंचर होल्डर को पैसा मिलता ही है। अब आते हैं देखो टाइप ऑफ डिबेंचर में, सबसे पहले लिखा है सिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से क्या होता है कि बहुत बार एक सिक्योर्ड होता है, एक अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड को ही नेकेड डिबेंचर भी बोला जाता है। सिक्योर्ड डिबेंचर जो रहते हैं वो सिक्योर्ड रहते हैं आइदर ऑन फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज मतलब पर्टिकुलर, ये देखो रिमोट के अगेंस्ट में अपन ने फिक्स चार्ज क्रिएट कर लिया है, मतलब कुछ भी यदि पैसा नहीं देंगे ये रिमोट को बेच दिया जाएगा। फ्लोटिंग चार्ज मतलब क्या होता है, मेरे पास जितने भी रिमोट बहुत सारे रिमोट एंड कैलकुलेटर है, ये सब इसको बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। जो भी मेरे पास रहेगा, जो भी एसेट्स रहेगी, उन सबको बेच के ऊपर क्या हो जाएगा, उसका बोला जाता है। समझने के लिए बहुत अच्छा तरह बोला है मैंने। सो फिक्स चार्ज क्या रहता है, स्पेसिफिक एसेट रहता है, जनरली कवर ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग फ्यूचर वन, मतलब भविष्य में मैंने कुछ एक दो चार और रिमोट खरीद लिए तो उसके ऊपर भी वो चार्ज क्रिएट हो जाएगा, उसको बोलते हैं। अनसिक्योर्ड मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज मतलब है ही नहीं, बस मेरे लिए बोल दिया दे देंगे ना, मान दे देंगे, इंटरेस्ट दे देंगे, प्रिंसिपल दे देंगे, मानना है तो ठीक है, नहीं तो जाओ आगे बढ़ो। तो वो वाला एक टाइप का अनसिक्योर्ड डिबेंचर रहता है। और हाँ, कोई भी इंसान, कोई भी कंपनी विथ वोटिंग राइट्स डिबेंचर को इशू नहीं करती है। कन्वर्टिबल डिबेंचर कन्वर्ट हो जाएगा, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर कुछ लिखा रहेगा, प्रीमियम में, डिस्काउंट में, उसको कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल मतलब ये ऐसा ही रहेगा, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, ये शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। परमानेंस मतलब रीपेबल, रिडीमेबल डिबेंचर होते हैं, एक इररिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर मतलब कौन से डिबेंचर होंगे जो रिडीम हो जाएंगे आफ्टर 8 years और समथिंग, एक कोई भी डेट दिया रहता है 5 year। इररिडीमेबल डिबेंचर मतलब लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, दे आर आल्सो कॉल्ड परपेचुअल डिबेंचर। ध्यान रखना, इररिडीमेबल परपेचुअल डिबेंचर होते हैं। ओके, रीपेड कब होंगे इररिडीमेबल, बताओ। बोलेंगे सर परपेचुअल है, लाइफ टाइम है, तो मतलब इररिडीमेबल है, कब मैच्योर्ड होंगे वो, जब कंपनी की बच जाएगी। फिर से नेगोशिएबिलिटी के ऊपर रजिस्टर्ड डिबेंचर होता है और एक बियरर डिबेंचर होता है। इसको बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लो, क्योंकि यही बस स्ट्राइक नहीं होता है एग्जाम में। Debentures are payable to the registered holder whose names and address and particulars of the holding is recorded in the registrar of the debenture holder। रजिस्टर एक बना रहता है, एंड नॉट इजिली ट्रांसफरेबल। तो मतलब ये एक तरह रहता है, देखो स्टूडेंट, जैसे हमारे यहाँ स्टूडेंट नाम लिखा है, अब ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कूपन है या आईडी कार्ड दे दिया किसी को, कोई भी आके अटेंड कर लेगा, ऐसा नहीं है। ये क्या है, कैसे क्लास में चलता है, रजिस्टर्ड है, रजिस्टर स्टूडेंट रजिस्टर हो जाते हैं, तो वही बस करते हैं। Okay, so as per not easily transferable Companies Act are to be 2013 with an effecting transfer debenture, interest is paid either to the order of the registered holder, मैंने बोला कि मेरे आई बाबा को दे देने का इसका इंटरेस्ट, और expressed in the warrant issued by the company or the bearer of the interest coupon। इंटरेस्ट कूपन उसके साथ ही चिपक के आता है, जब मैच्योर डेट लिखी रहती है, ये जाना कंपनी में दिखाना, बैंक में जहां भी जैसा भी रहेगा, और आप इंटरेस्ट ले सकते हो। बियरर डिबेंचर मतलब कि ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, पेबल टू द बियरर, जिसके पास है मैंने किसी को भी दे दिया, वो जाके वो उसका बन जाएगा क्या, ओनर बन जाएगा। ये रजिस्टर्ड डिबेंचर किसी के हाथ में भी चला गया, क्या करेगा वो, उसमें पोहे ही बस खा सकता है वो, और कुछ नहीं कर पाएगा। गॉट माय पॉइंट। बियरर डिबेंचर क्या होता है, किसी के भी हाथ में लग गया, सो वो उसका एक टाइप का ओनर बन जाता है, एंड नो ट्रांसफर डीड इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ सच डिबेंचर, उसके लिए कोई ट्रांसफर डीड नहीं लगती है। प्रायोरिटी मतलब फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर और सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर, मतलब कंपनी ने दो दो उन्होंने इशू करके रखे दो बार डिबेंचर। द डिबेंचर आर फर्स्ट पेबल पेबल फर्स्ट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी चार्ज, एंड सेकंड मॉर्गेज आर पेबल आफ्टर सेटिस्फाइंग द फर्स्ट मॉर्गेज। नाम से समझ में आ रहा है कि यदि पहला को किसी ने डिबेंचर आपने इशू किया, उसको बोलेंगे फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर। कुछ सालों बाद आपने सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर, और आपने दोनों फ्लोटिंग चार्ज में लगा के रखा है,
तो सबसे पहले यदि कंपनी को रीपे करना होगा डिबेंचर को, या कि कुछ भी डिस्प्यूट या कोई भी प्रॉब्लम हुआ, तो पहले फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर को पे किया जाएगा और पैसे बचेंगे तो सेकंड मॉर्गेज को, तो और जिस प्रकार से पैसे बचेंगे आखिरी में तो कुछ शेयर होल्डर को मिलता है। अब इशू ऑफ डिबेंचर कैसे कैसे होते हैं? इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार और एट अ डिस्काउंट। पहले समझने की कोशिश करना। अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर, जो रिडीम हो सकते हैं डिबेंचर, उन्हीं का तो अपन एंट्री करेंगे, ठीक है। और जो इररिडीमेबल रहेंगे तो उसका क्या करोगे ज्यादा, वो तो लिक्विडेशन के टाइम पे कुछ तो चलेंगी एंट्री थोड़ी बहुत। सो डिबेंचर इशू करा आपने 100 रुपए में, रिडीम भी कर दिया 100 रुपए में, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। यदि डिस्काउंट में कर दिया तो थोड़ा सा अपन को प्रोविजन स्टार्टिंग से करके रखना पड़ता है। इशूड एट अ डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार और एट अ डिस्काउंट। ओके। डिबेंचर इशूड एट नो प्रीमियम, एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार और एट डिस्काउंट। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पास 6 टाइप्स के बोला हुआ है। डिबेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशूड डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। सो डिबेंचर रिडम्पशन एट डिस्काउंट में बी रेयर सर्कमस्टांसेस इन प्रैक्टिकल लाइफ। रीजन ऐसा है कि कोई भी आपको बोलेगा एक काम करो 100 रुपए आज मेरे को दो और मैं बाद में आपको 80 रुपए ही दूंगा, तो वो बोलोगे क्या कहीं कुछ लिखा है क्या मेरे माथे में? तो ठीक है, ये बिल्कुल वैसी वाली बात हो जाएगी। इसलिए बोला गया है कि प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी ऐसा डिबेंचर इशू नहीं होता है। सो जर्नल एंट्रीज है, एक एक करके सबके बारे में देख लीजिए, और ये आपने देख लिया तो क्वेश्चन में आपको कोई भी डिफिकल्टी आने वाली नहीं है। आराम आराम से देखेंगे बिकॉज यही इंपॉर्टेंट है। इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार, जब इशू करोगे तो आपके पास क्या आएगा? पैसे आएंगे, तो रिसीट क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। और ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू डिबेंचर अकाउंट करोगे तो डेफिनेटली जो अभी तक आप करते आ रहे थे, यहाँ क्या शेयर के केस में क्या करते थे, कोई बताएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और उसके बाद कहां ट्रांसफर करते थे? शेयर कैपिटल में। तो एंट्री क्या हो जाती थी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बिल्कुल यहाँ पास क्या रहता है? डिबेंचर के चेहरे में एकदम फेस में लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? कितने परसेंटेज का वो डिबेंचर है, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है। सो बस ध्यान इतना रखना है कि जब एप्लीकेशन लिखेंगे तो 10% डिबेंचर एप्लीकेशन नहीं लिखना है। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। गॉट माय पॉइंट? तो कुछ भी डिफरेंस इसके अंदर यहाँ पास नहीं है, तो बिल्कुल इसी तरह चलने वाला है। नेक्स्ट आता है डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट, अच्छा ये हो गया आपका डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार और एट प्रीमियम। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एंड इज टू बी रिटर्न ऑफ ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर। सो मेन क्या है यहाँ पास, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको इनिशियल में। तो जब आपको पैसे आएंगे तब तो एंट्री यही होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, लेकिन जब आपने डिस्काउंट दे दिया है तो वो लॉस को हम बुक कर लेंगे और ये आपकी बैलेंस शीट में रहेगा। और हर साल थोड़ा 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 थोड़ा, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल 30 रुपीज का डिस्काउंट दिया है, 50 रुपीज का डिस्काउंट दिया हुआ है, टोटल 50 रुपीज टोटल अमाउंट है, और 5 ईयर्स के लिए आपने डिबेंचर इशू किए हुए हैं, उसके बाद रिडीम हो जाएगा। तो हम 5 ईयर्स में वो 50 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए पीएनएल से चार्ज करते रहेंगे। यहाँ कोई भी इसका वास्तविक जीवन में लेना देना नहीं है, आपको एंट्री में नहीं आ रहा। मैं बता रहा हूँ कि ये आपके कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में? बताओ। डेबिट साइड, एसेट साइड जाएगा, लाइबिलिटी साइड जाएगा? डिस्काउंट एक टाइप का आपका ये प्रीपेड एक्सपेंडिचर है। क्या है ये? आपका प्रीपेड एक्सपेंडिचर। ओके। ये जो पैसा यूज करने वाले हो उसके अगेंस्ट का जो इंटरेस्ट एक टाइप का है, वो आपने ऑलरेडी प्रीपे कर दिया। तो हम कहां लिखेंगे? ये अपने एसेट्स में लिखेंगे और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अमाउंट निकाल के हम अपने पीएनएल में चार्ज करते जाएंगे। जिस प्रकार से बिल्कुल आप कोई मशीनरी खरीदते हो, वो भी आपके लिए एक्सपेंस है। आपने 1 लाख की मशीनरी खरीदी है और 5 ईयर्स तक यूज करने वाले हो, तो हर साल आप 20,000 रुपीज बुक करते जाते हो। कहां? प्रॉफिट एंड लॉस में, इन द नेम ऑफ इन द नेम ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो बिल्कुल यहां पास भी वैसा ही रहेगा। डिस्काउंट देने से आपको लॉस होता है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस हम डेबिट करेंगे। तो पहली एंट्री सबसे पहले रिसीट की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और सेकंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। देखो यहां मैंने चीक चीक के लिखा हुआ है। यदि बैलेंस शीट में बनाओगे तो लायबिलिटीज एंड एसेट्स है, तो एसेट्स में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आएगा। यदि सिक्योरिटी, यदि प्रीमियम में इशू करोगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम कहां आएगा? आपके लायबिलिटी साइड में आने वाला है। गॉट मेड भाई? चलें आगे। उसी को बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार और एट अ डिस्काउंट। जब अपन को पता है कि हम
when debenture issued at premium, the issue price is more than the par value, the premium is transferred to the security premium account. अपन क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर करेंगे. सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब 100 रुपए का डिबेंचर आपने 110 में इशू किया, तो 10 रुपए जो एक्स्ट्रा पैसे आए हैं वो आपके लिए क्या एक टाइप का प्रॉफिट है, और हम हर प्रॉफिट को क्या करते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. तो पहला जब पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और सेकंड एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम. तो बिल्कुल ही सिंपल है. व्हेन डिबेंचर इशूड एट पार or premium value but redeem at discount, then it means that the company will gain by paying less. The gain will not be recognized in the books at the time of the issue of debenture as per the conservatism concept. मतलब हम उस डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड इमीडिएटली नहीं करेंगे. जब आपने प्रीमियम में इशू किया है, it means that the company will gain by paying less. जो प्रीमियम आया उसको तो रिकॉर्ड कर लेंगे इमीडिएटली, लेकिन फ्यूचर में जो और बेनिफिट होने वाला है, 10 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हैं ना, अरे आपको और कम देना पड़ेगा ना इन फ्यूचर, तो हम उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड अभी इमीडिएटली नहीं करेंगे. देखते जाते हैं, आगे चलते हैं. जो यहां लिखा हुआ है, द गेन विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर. जब हम इशू कर रहे हैं तब हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट रीड करो फास्ट. और यहां पास आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना पड़ेगा. तो कंजर्वेटिज्म का कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा हो, हम होने वाले प्रॉफिट को बुक नहीं करते हैं. फ्यूचर में जो इमीडिएटली होगा तो हम वो करेंगे. सिक्योरिटी प्रीमियम अब भी हमको आ रही है, तो हम वो तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हम बुक करने वाले हैं. लेकिन फ्यूचर में 100 रुपए की जगह आप 90 रुपीज देने वाले हो, वो क्या है, फ्यूचर में आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, 5 साल बाद मिलेगा आपको 10 रुपए का बेनिफिट, वो आज आप रिकॉर्ड नहीं करोगे. लेकिन फ्यूचर आज आपको लॉस हो रहा है, वो इमीडिएटली रिकॉर्ड करोगे, और फ्यूचर 5 साल बाद भी आपको लॉस होने वाला है एज पर कंजर्वेटिज्म पॉलिसी, तो भी कब रिकॉर्ड करोगे, कोई बताएगा? अब भी के अब भी. लॉस इन केस आपका एक्सपेक्टेड लॉस है इन फ्यूचर, 5 नहीं 10 नहीं 50 साल बाद, तो यदि आपको पता चल गया लॉस होने वाला है एक टाइप का, तो आपको कब रिकॉर्ड करना है, इमीडिएटली. तो उसी का पॉइंट ऑफ से ध्यान रखते हुए पढ़ो. एन एक्स्ट्रा एंट्री इज टू बी मेड एट अ टाइम ऑफ द इशू and allotment of a debenture. The extra entry is to be passed for providing the premium payable on redemption. बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्स्ट्रा एंट्री आएगी फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन. डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम फंड. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर नहीं, हम इशू में नहीं कर दे रहे हैं डिस्काउंट. टर्म को ध्यान रखो, जब हमने डिस्काउंट दिया था इशू करते वक्त, तो हमने लिखा था डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर. लेकिन यहां पास जब रिडीम कर रहे हैं तब, अरे हेडिंग भूल गए क्या, डिबेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम. सो डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट, जब हम रिडीम कर रहे हैं तब हम प्रीमियम देने वाले हैं, वो फ्यूचर में हमारे लिए 100 रुपए की जगह 110 रुपए देना है, 10 रुपए का हमको लॉस होगा 5 साल बाद, वो हम कब बुक करेंगे, आज अब भी के अब भी. लेकिन फ्यूचर में आप डिस्काउंट दोगे, उसको हम रिकॉर्ड अब डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे. आप लोग डिस्काउंट और प्रीमियम को कंफ्यूज कर रहे हो. फ्यूचर में डिस्काउंट देना मतलब हमको बेनिफिट है, प्रॉफिट है, 100 रुपए की जगह 90 रुपए देना है. आज डिस्काउंट देना मतलब हमको लॉस है. फ्यूचर में डिस्काउंट देना मतलब हमको डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन है, पैसे हम कम देंगे, और यहां हम पैसे कम ले रहे हैं, तो पैसे कम लेंगे तो इमीडिएटली हम रिकॉर्ड करेंगे. डिफरेंस क्लियर हो रहा है? प्रीमियम, आज हमने प्रीमियम लिया है, हमको प्रॉफिट है, हमको अच्छा लगेगा, लेकिन हमको फ्यूचर में प्रीमियम देना है, हमको वो लॉस है, 100 रुपए की जगह 110 रुपए देना पड़ेगा. ठीक है, तो वो लॉस, डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट व्हिच रिप्रेजेंट्स द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन. तो ये कौन सा आपका है, पर्सनल अकाउंट रहेगा. इन दिस केस द इशू प्राइस इज सेम एज द पार वैल्यू, but the redemption value is more than the par value, therefore the redemption premium is recorded as a loss on issue of debenture at the time of allotment of the debenture. So entry कुछ इस टाइप से हो जाएगी. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, हम तो पैसे पूरे लेंगे, 100 रुपीज का 100 रुपीज आएगा. सेकंड एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, पूरा का पूरा हम डिबेंचर उसमें ट्रांसफर कर देंगे. लेकिन जब हम अलॉटमेंट करेंगे तब हम एंट्री करेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट. सो यहां दो एंट्री का एंट्री हो रही है, ध्यान से देखो.
लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट। सो ये क्या है आपका, एक टाइप का लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। हमें लॉस हो रहा है, इमीडिएट नहीं हो रहा है लेकिन फ्यूचर में होगा, तो हमने फ्यूचर का लॉस भी हमने लायबिलिटी क्रिएट कर लिया है। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये लॉस क्यों हो रहा है कि अगले 5 साल तक आप फंड्स को मजे से BMW कार खरीदने में खर्च करोगे, उसका आपका क्या है, कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। व्हाट यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो वर्ड मैंने बोल दिया अभी, फंड्स को रेस करने और यूज करने का जो एक्सपेंस है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल को रेस करने के लिए जो खर्चा लगता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसके अंदर इंटरेस्ट आता है और भी जो भी चार्जेस लगेंगे अपन को, वो सब इसके अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर आता है। गॉट माय पॉइंट? सो यहीं पास आपका बस थोड़ा सा एक डिफरेंट है और बाकी कोई भी डिफरेंस मेरे को दिखता नहीं है। सो दिस इज द ओनली एंट्री। एक बार चिक चिक के देखो, जब अपन रिडम्पशन प्रीमियम में करेंगे तो डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट हमारे लिए वो क्या है, एक प्रीमियम हम बनाएंगे और उसको हम क्रेडिट करते हैं, एक्चुअल में है लॉस हमारे लिए। सो क्रेडिट करने से हमारे लिए क्या बन रहा है, वो एक लाइबिलिटी बनती है। और डेबिट हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लॉस है हम ओवर द पीरियड राइट ऑफ करने वाले हैं, वो हमारा प्रीपेड एक्सपेंडिचर टाइप का रहेगा। उसको हम कहां लिख के रखेंगे, और हाँ, जब एट द एंड पहुंचेंगे तब तक ये राइट ऑफ हो चुका होगा। कहां? पीएनएल में। कौन सा अमाउंट? ये वाला, ये लिखा हुआ है ना मैंने ऑलरेडी, ये देखो, राइट ऑफ एज एन एसेट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। डन। Student can note that instead of passing the separate entries and a compound entry can be passed, that is bank account debit loss on issue of debenture। मतलब ये जो सेकंड एंट्री हो रही है ना, उसके लिए बात कर रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू 10% डिबेंचर टू डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट। सो ये एंट्री को बोल रहा है कि अपन कंबाइंड एंट्री या कंपाउंड एंट्री पास कर सकते हैं। डन। तो ये एक प्लीज करना, ये वाला क्वेश्चन। और एक आता है नेक्स्ट, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट। इशू करने में ही लॉस होगा तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एक आ गया, नाम पढ़ते ही मेरे को समझ में आ गया। रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो एक रिडीम करते वक्त भी आपको लॉस होगा, तो ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, लॉस है। और दोनों का नाम क्या है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। एक को लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर बोल सकते हो, एक को डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी बोल सकते हो। ओके तो लिखने का तरीका है आप कुछ भी। सबसे पहला एंट्री तो कॉमन ही रहने वाली है, कौन सी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। सेकंड एंट्री जो रहेगी, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू डिबेंचर अकाउंट, तो डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर अकाउंट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब नेक्स्ट एंट्री होने वाली है ना, वहां पास हम अलॉटमेंट के टाइम पे जितने भी लॉस वगैरह है उसको हम एडजस्ट करने वाले हैं। कॉल मेड ऑन सब्सिक्वेंट अलॉटमेंट डिबेंचर एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो सबसे पहले डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, हम ड्यू कर रहे हैं पैसे, हमें 100 रुपए हमने मांगे हैं, 90 रुपए हम मांग रहे हैं, मैं लिखने की कोशिश करता हूं यहाँ पास, 90 रुपीज हम डिमांड कर रहे हैं। डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, आपने लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी लिख दिया है, डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी लिख दिया, तो दोनों सेम रहेंगे। सो 10 रुपीज आपका क्या है, डिस्काउंट है, और रिडम्पशन प्रीमियम में कर रहे हो उसका 10 रुपीज। 100 रुपए का था, 90 रुपए में इशू किया, 10 रुपए डिस्काउंट दिया, तो ये किसका, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हो गया। और आप प्रीमियम में रिडीम कर रहे हो, समझ लो 20 रुपए प्रीमियम दे रहे हो, 100 रुपए की जगह आप क्या दोगे, 5 साल बाद 120 रुपए दोगे, तो ये क्या हो गया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर अकाउंट। नेक्स्ट आपका आएगा बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। और कुछ लोग देख रहे हैं यहां पास फिर से जो आ रहा है, स्टूडेंट कैन नोट दैट इंस्टेड ऑफ पासिंग द सेपरेट एंट्री कंपाउंड एंट्री कैन आल्सो बी पास। वही बैंक के साथ एक डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट भी क्रिएट करना पड़ता है। यहां पास क्या आएगा, कोई बताएगा मेरे को, डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट में कितना आएगा, 20 रुपीज आएगा। ये कौन सा अमाउंट है, जो रिडम्पशन के टाइम में प्रीमियम पे करने वाले हो, ये उसके अगेंस्ट का अमाउंट है। ओके, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, फिर से जब जब प्रीमियम में रिडीम होगा तब तब डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये दोनों हमेशा क्रिएट होंगे।
फिर से बैंक अकाउंट डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर एंड डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, टू डिबेंचर टू 10% डिबेंचर, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। सो जैसे जैसे वर्ड यहाँ पास आते जाएंगे तो प्रीमियम पढ़ते ही मेरे को समझ में आ गया कि हमको सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। रिडीमेबल एट प्रीमियम जब जब आएगा तो दो चीजें आने वाली है, रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट आएगा और एक लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये दोनों आएंगे इसके साथ। सो ये भी हो जाएगा आपका। हम क्वेश्चन एक कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक आइडिया आने वाला है। नो नो इश्यू एट ऑल। ओके, एक बार जल्दी से जो जो गो थ्रू किया हुआ है एक बार उसको जल्दी से एक बार देखिए। एक इस क्वेश्चन को देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 5 को, एक थोड़ा सा एक आइडिया आएगा आपको। गो थ्रू फास्ट। चलो क्या लिखा है, एग्रोटेक लिमिटेड इशूड 150 lakh 9% debenture of rupees 100 each at a discount of 6%, redeemable at a premium of 5% after 3 years, payable as 50 on application and 44 on allotment. Record the necessary journal entries for the issue of debenture। एक जल्दी से एक रफ वर्किंग बनाओ कि किसके साथ क्या क्या करना पड़ेगा आपको। क्या आ रहा है आपका, फास्ट बताओ। सबसे पहले क्या आ रहा है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट लिखा है, ये 9% डिबेंचर किसी काम का नहीं। सबसे पहला एक क्या है, डिस्काउंट है 6%, मतलब 100 रुपए का शेयर डिबेंचर है तो 6% डिस्काउंट है तो 6 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। प्रीमियम 100 रुपए के ऊपर 5% का प्रीमियम है तो 5 रुपीज क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। सो डिस्काउंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर में भी लॉस है आपका, और अपन ने प्रीमियम में रिडीम कर रहे हैं तो भी वो आपके लिए क्या है, लॉस है, तो लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ
शेयर एक टाइप का ये भी है। 3 years पेबल एज 50 ऑन एप्लीकेशन, 44 ऑन अलॉटमेंट। ये कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले एंट्री आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन 50 रुपीज के हिसाब से आपका एप्लीकेशन रिसीव हो जाएगा। कितने के ऊपर? 150 लाख का 100 रुपीज का डिवेंचर है। तो आपका कहाँ है पेन मेरी? सो डिवेंचर एप्लीकेशन में आपका कितना आ जाएगा? 1.150 लाख है। तो ये लैक्स में ही कंटिन्यू किया जा रहा है। बताओ तो कितने आपके डिवेंचर्स आ रहे हैं? कोई कैलकुलेट करके बताएगा? 150 लाख डिवाइड बाय 100 कितना आ जाएगा आपका? कितने डिवेंचर्स हो जाएंगे आपके? कहीं आपसे पूछा नहीं गया है। वैसे आप डायरेक्टली 150 इंटू 50 भी करके आप डायरेक्टली 7,500 लैक्स का भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, ये 150 लैक्स इशूड 150 लाख का डिबेंचर है। ये 150 लाख रुपीस नहीं है, 150 लाख 9% डिबेंचर ही है। तो ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स ही हैं। तो आपका 50 से आपका 75,000 लाख आ जाएगा, आपका 7,500 लैक्स डिबेंचर। हम जब उसको ट्रांसफर करेंगे किसमें? 9% डिबेंचर, तो डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर, ये यहाँ पास केस हो जाता है क्लोज। अब बात आती है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के और डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम की। ओके, सो सबसे पहले हम ड्यू करेंगे 44 रुपीज को, हमको जो चाहिए 44 है। तो मतलब 6 रुपीज का आपका क्या हो गया? लॉस हो गया, या कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हो गया। ठीक है, फिर आपको 9% डिबेंचर में कितना जाएगा? डिबेंचर तो आपके कितने इशू होंगे? आपके यहाँ से 50 रुपीज के डिबेंचर इशू हो जाएंगे ईच। और आपको रिडम्पशन प्रीमियम कितना पे करना है? कोई बताएगा मेरे को? यहाँ देखो लिखा हुआ है 5 रुपी आपको प्रीमियम पे करना है, तो 5 रुपी प्रीमियम में आ जाएगा। और जैसे ही वो प्रीमियम में आएगा तो ये प्रीमियम आपको 3 साल के बाद पे करना है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो 3 साल के बाद जो 5 रुपए पे करना है वो आज ही आपको पता चलेगा। ये भी आपके लिए क्या है? लॉस है। तो ये क्या हो जाएगा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना हो गया? 6 + 5 हो गया। ओके, सो 11 रुपीज का आपका क्या हो जाएगा? कब हो गया? 11 मल्टीप्लाई बाय 150, सो आपका 1650 का आपका क्या आ जाएगा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। जिसने नहीं लिखा है वो अभी भी लिख ले। डन। तो है, इतना सिंपल है। फर्स्ट एंट्री तो कॉमन ही है, सेकंड एंट्री भी अलॉटमेंट में ही पूरा का पूरा पैसा ले रहे हैं हम अलॉटमेंट के टाइम पे ही। तो 44 अलॉटमेंट में आ गया, 6 रुपीज का डिस्काउंट हो गया, 50 रुपीज का पूरा डिबेंचर इशू कर दिया है, और 5 रुपी का हमें रिडम्पशन के टाइम पे लॉस होने वाला है। तो ये आपके लिए मैंने पहले भी लिखवाया। ये क्या है आपके लिए? बताओ। क्रेडिट है, तो ये क्या है? लाइबिलिटी है। इसमें से 5 रुपी क्या है आपका? एक्चुअली 5 नहीं, पूरा का पूरा ही क्या है आपका? एसेट्स है, जो कि क्या होगा? राइट ऑफ होगा। कब तक? 3 ईयर में ये जाके राइट ऑफ होगा। तो डिवाइड बाय 3 ईयर कर लोगे तो हर साल जो अमाउंट आएगा वो क्या होने वाला है? पीएनएल में राइट ऑफ होगा 550 लाख। उसकी भी एंट्री एकदम सिंपल रहेगी। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। सिंपल 550 550। आगे है, दिया हुआ है, मैं यहीं पास बता दे रहा हूं। डन, इसमें भी कोई इशू नहीं है। चलें आगे। और बाद में ये जो 44 रुपीज ड्यू किया था डिवेंचर अलॉटमेंट से, वो पैसे आ जाएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। डन, उसने किए हुए कैलकुलेशन है। आपको एक और क्वेश्चन देखना है क्या? चलो आगे चलें। नेक्स्ट क्या है? अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर पेबल इन इंस्टॉलमेंट। यदि हमने इंस्टॉलमेंट में लिया है, just like shares, money payable on debenture may be paid either full with application or by installment. Accounting entry will differ to some extent in either cases. So debenture payable in full on application. So जो अभी तक अपन देखते आ रहे थे, if the issue is oversubscribed, the unsuccessful applicant refund money हो जाएगा, and issued at par किया है मतलब 100 रुपए का
डिबेंचर 100 रुपए में इशू किया है तो बैंक अकाउंट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। यदि हमने कुछ एडजस्ट किया है, वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, यदि एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया तो हमने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट के टाइम पे, और जिस तरह से हमारी शेयर्स की एंट्री होती थी वैसे ही हम अलॉटमेंट के अमाउंट को बैंक की जगह क्या लिख देंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, ये डिबेंचर एप्लीकेशन की जगह डिबेंचर अलॉटमेंट करना पड़ेगा हर जगह। पूरी की पूरी बुक में आप लोग की क्या लिखा हुआ देखिए, लिखा है क्या यहाँ, ये डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, और जब पैसे आएंगे डिबेंचर अमाउंट रिफंड। अच्छा सॉरी, ये एप्लीकेशन का ही एडजस्टमेंट है, इसने सेपरेट सेपरेट एंट्री की है। पहले जो डिबेंचर एप्लीकेशन से एक्स्ट्रा पैसे आए थे उनको रिफंड किया है कुछ को, और कुछ को क्या कर दिया है, एडजस्ट कर दिया है। मत करेक्ट करना, इन्होंने ये दोनों हम लोग क्या करते थे, कंबाइंड एंट्री करते थे, कंपाउंड एंट्री करते थे। डू यू ऑल रिमेंबर दैट? हाँ, तो हमारा बस यहाँ पास क्या आ जाता, 10% डिबेंचर अकाउंट यहीं पास आ जाता, बाकी सब चीजें विल रिमेन सेम। गॉट माय पॉइंट? ध्यान आ रहा है? नेक्स्ट आते हैं अलॉटमेंट के लिए, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 10% डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कॉल अकाउंट एंड ऑल लाइक दिस। तो इसमें कोई भी डिफरेंस है नहीं, बिल्कुल एज इट इज जैसे आपका चलता आया था अभी तक वैसे ही चलेगा। ये देखो इन्होंने तो और अति कर दिया है, रिफंड का एकदम अलग से किया हुआ है। तो अपन आप क्या कर सकते हो, ये एंट्री आज तक आप कंबाइन करते हो, आपको कंबाइन करनी है तो कंबाइन कर सकते हो कंपाउंड एंट्री की तरह। डन। आते हैं नेक्स्ट, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम। तो आपने भी देख लिया है प्रीमियम में इशू हो तो हमें क्या करने का है, ऑलरेडी आपको पता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे लिए प्रॉफिट एक टाइप का है, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स करते हैं, इसी टाइप से याद रखो। और क्रेडिट हम क्या कर देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को, तो एंट्री हो जाएगी अलॉटमेंट के टाइम पे। क्या एंट्री होगी, कोई बताएगा? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, इतना ही है। सो कैश आया एप्लीकेशन के टाइम पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू बैंक, और फिर से ये देखो जो मैंने एंट्री बोली हुई है वो यहां पास आएगी डिबेंचर। ये कौन सी एंट्री कर रहा है भाई यार, ये रिफंड की एंट्री है, ये रिफंड की एंट्री है। ये किसकी एंट्री है आपकी, ये फुल अमाउंट यदि कहां लिया जा रहा है, बोल रहा है एप्लीकेशन के टाइम पे ही लेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो पैसा रहेगा डिबेंचर एप्लीकेशन टू 10% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो कहीं पास भी एप्लीकेशन के टाइम पे भी सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम एप्लीकेशन के टाइम पे दे देना है, और अलॉटमेंट के टाइम पे हो तो अलॉटमेंट के टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम देना है। सिक्योरिटी प्रीमियम का बस ध्यान रखना है क्या होगा, अमाउंट क्रेडिट होगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर क्या होगा, डेबिट होगा। तो जब जैसा ले वैसा दे देने का है। सो कंपनीज एक्ट डज नॉट इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइस, तो डिबेंचर इशूड कर सकते हैं डिस्काउंट में भी, और डेफिनेटली डिस्काउंट यदि हमारे कहां पास होगा, एप्लीकेशन के में ही पूरा अमाउंट हम रिकवर कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन के टाइम पे क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। यदि कुछ अमाउंट रिफंड करना है, किसी को एक्स्ट्रा आ गया है तो अरे हमने इशू किए थे 100 डिबेंचर, लोगों ने अप्लाई किए 150 डिबेंचर के लिए, तो हम 50 डिबेंचर को क्या करेंगे, रिफंड करेंगे। तो रिफंड की एंट्री क्या है, डिबेंचर इसी एंट्री का रिवर्सल कर दिया है। ओके, रिवर्स बोल सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका, जब अपन अलॉटमेंट करेंगे तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। यहां पर जल्दी लॉस मत लिखना, लॉस कब लिखोगे बताओ, एक वर्ड बताओ, जब रिडम्पशन एट प्रीमियम होगा तब वर्ड हम क्या यूज करेंगे, डिस्काउंट को हटा देना, पूरा का पूरा क्या यूज करना, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, एक टाइम से डिस्काउंट भी हमारे लिए क्या है, लॉस है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। सो डिबेंचर एप्लीकेशन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर अकाउंट, इसमें कोई डिफिकल्टी, सब कुछ सेम जा रहा है। बताओ सब एक क्या डिफरेंट पाया आपने शेयर्स और डिबेंचर में, कोई बताएगा मेरे को, शेयर में और डिबेंचर में क्या डिफरेंस था? रिडम्पशन के टाइम पे का सिर्फ डिफरेंस है, डिस्काउंट में रिडीम किया तो भी कोई डिफरेंस नहीं है, डिस्काउंट में रिडीम किया तो कोई डिफरेंस है क्या, नहीं, कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ऐसा पढ़ के आए हो अभी कि नहीं? व्हेन डिबेंचर इशूड जितने में भी किया हो, देखो इशूड किस में करेगा, पार में करेगा तो कोई तकलीफ है ही नहीं,
प्रीमियम में करेगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर देंगे, डिस्काउंट में इशू करेगा तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को डेबिट कर देंगे। अब बात आती है रिडम्पशन की। एट पार में रिडीम कर रहा है, कुछ नहीं करना है। डिस्काउंट में रिडीम कर रहा है, मतलब डिस्काउंट में रिडीम करना मतलब सर बताओ ना एक बार, फिर से सोचो एक बार। हम 100 रुपए की जगह 90 रुपए देंगे, 10 रुपए का प्रॉफिट होगा, कब? 5 साल की बात। कुछ करना है क्या? हम कंजर्वेटिज्म पॉलिसी अप्लाई करते हैं और बोलते हैं फ्यूचर में जो बेनिफिट होने वाला है उसके मजे आज से नहीं लेने के। ओके, तो हमको डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑन डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में भी हमको कुछ भी नहीं करना। सिर्फ डिफरेंस कहां आता है, कोई बोलो जल्दी से। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, जब आप फ्यूचर में 100 रुपए की जगह 120 रुपए दोगे तो 20 रुपए का फ्यूचर में जो लॉस होने वाला है वो कब से रिकॉर्ड करो? आज से। इसके लिए दो चीज करनी पड़ती है, कोई बताएगा मेरे को क्या? सबसे पहला, डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करना रहता है, एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को उतने ही अमाउंट से डेबिट करना रहता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है पूरे टॉपिक में। ऑल क्लियर? क्लियर? चलो इनको देखना। इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी के बारे में क्या बोला गया है, मतलब एज अ सिक्योरिटी कहीं पास कुछ है तो कोलेट्रल सिक्योरिटी मींस सेकेंडरी और सपोर्टिंग सिक्योरिटी फॉर लोन which can be realized by the lender in the event of original loan not being repaid। यदि उन्होंने पेमेंट रिपेमेंट नहीं किया तब की बात चल रही है। समटाइम्स company issue their own debenture as collateral security for loan or for fluctuating overdraft। मतलब क्या समझ में आता है, यदि आप बैंक से लोन ले रहे हो तो उस वक्त आप बैंक को क्या दे देते हो एज अ सिक्योरिटी? डिबेंचर्स दे देते हो अपने कंपनी के। देखो भाई हमने नहीं पे किया लोन तो आप क्या करना, ये डिबेंचर का इंटरेस्ट खाते रहना, ठीक है। और साथ में डिबेंचर्स का एक ऐसा सिक्योरिटी दे देते हैं, फ्लक्चुएटिंग ऑर्डर। द लोन इज रीपेड ऑन द ड्यू डेट, these debenture are at once released with the main security। In case company cannot repay its loan, the interest thereon on the due date, the lender becomes the debenture holder who can exercise all the rights of the debenture holder। देखो लोन के केस में क्या हो जाता है, एकदम दर दर भटकने पड़ते हैं, पैसे मांगने पड़ते हैं, लेकिन डिबेंचर होल्डर्स के केस में मैंने बताया था ना, ट्रस्टी ऑफ द डिबेंचर, सिक्योर डिबेंचर रहेगा तो आप तुरंत ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर कंपनी को बेच डालेंगे। जितनी भी एसेट्स है उसको बेचा जा सकता है, इसलिए उसको बोला गया है क्या, काफी सिक्योर्ड है। द होल्डर ऑफ सच डिबेंचर इज इंटाइटल्ड टू द इंटरेस्ट ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ लोन बट नॉट ऑन द डिबेंचर्स। मतलब आपने जब एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी को डिबेंचर में रखा गया है, तब आप लोन का रिपेमेंट टाइम टू टाइम कर रहे हो, तब आपको तो उस डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने कोई लोन के रिपेमेंट में डिफॉल्ट किया तो ऑटोमेटिकली वो सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी डिबेंचर की क्या बन जाएगी, एज अ डिबेंचर बन जाएगी, और उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। ओके, एक इसको अभी आप इस क्वेश्चन को देखोगे आप तो वर्ड सिर्फ क्या आ गया है, थोड़ा सा आप इसको चेक करना। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट एंड ऑल, सिंपल सा है ये भी। इशू ऑफ डिबेंचर इन कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब कैश की जगह आप क्या आ जाएगा, कोई एसेट्स आ जाएगी, और या कि वेंडर का अकाउंट का नेम लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन ड्यू करेंगे अमाउंट को, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स टेकन ओवर। टू सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट, लायबिलिटीज एज्यूम। टू वेंडर अकाउंट, परचेस कंसिडरेशन। So पहले देखते हैं, just like shares and debenture can also be issued for consideration other than cash such as purchase of the land machinery in case following entities will be passed। सबसे पहले जो आपके पास एसेट्स आ रही तो एसेट्स को डेबिट कर लोगे, और वेंडर जो है जिस अमाउंट के लिए उसको ड्यू करना है हम उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। और जब हम वेंडर को क्या दे देते हैं कि कुछ डिबेंचर देना है, तो वेंडर अकाउंट को डेबिट करके उसके अकाउंट को पहले क्रेडिट किया था, अभी डेबिट करके क्लोज कर देते हैं, और उसको क्या इशू कर देते हैं, वन डिबेंचर इशू कर देते हैं। कितने नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे इशू करने हैं, तो परचेस कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय पार वैल्यू रहेगा। व्हेन डिबेंचर इशूड एट पार, प्रीमियम में इशू किया है तो परचेस कंसिडरेशन डिवाइड बाय पार वैल्यू, मतलब 100 रुपीज पर प्लस प्रीमियम 10 है तो ये लिखा हुआ है। ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं क्या, कितने में हमने उसको दिया हुआ है। एंड डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट रहेगा, तो हमने उसको 90 रुपीज में हमने इशू किया है, तो हमें कितने डिबेंचर्स देने पड़ेंगे, ये उसका कैलकुलेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनकेस ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो तो।
ओके, अब इसके ऊपर आपका क्या मल्टीप्लाई होने वाला है, उस डिबेंचर का फेस वैल्यू, पार वैल्यू, ठीक है, उसको बोलेंगे। देखो यहां पास कितना बन जाएगा, ज्यादा अमाउंट बन जाएगा, अपन ने लिया कम का है और हमें पे कितना करना पड़ेगा, ज्यादा, ज्यादा नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपको इशू करने पड़ेंगे, तो यहां पास लॉस वगैरह है जो कि बुक करने पड़ेंगे आपको। वैसे ही जो डिस्काउंट आएगा, डिस्काउंट में प्रीमियम आएगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम में, एज यूजुअल कोई भी डिफरेंस होने वाला नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जब भी आप डिबेंचर रिडीमेबल एट डिफरेंट डेट्स, मतलब कि जब रिडीम करेंगे एट अ सर्टेन पीरियड, तो हम क्या करने वाले हैं, हम उसको राइट ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली एंट्री मैंने की थी, ध्यान आ रहा है, ये देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, थोड़ी देर पहले ही जस्ट की हुई है मैंने अभी, ध्यान आ रहा है। सो हम ये एंट्री करेंगे किसको, हम अपने लॉस एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने के लिए, और कैसे राइट ऑफ करेंगे वो लिखा हुआ है उसके बारे में, हम इक्वली हर मंथ में करते जाएंगे। इस क्वेश्चन को एक बढ़िया से एक बार रीड करो और इसको सॉल्व करो प्लीज, डू इट फास्ट, यहां से एक बार चेक करो। सो आई होप आपने गो थ्रू किया होगा। तो कंसेप्ट ऐसा ही है कि जैसा जिस प्रकार से, जिस रेशियो में, जिस मेथड से आप फंड्स को यूज करोगे, वैसे वैसे ही आपको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करना है। कहां राइट ऑफ करोगे, पीएनएल में राइट ऑफ करोगे, एज सिंपल, गॉट इट। सो सिर्फ क्वेश्चन टू क्वेश्चन अब चीजें डिफरेंट रहेंगी, तो अकॉर्डिंगली अपन राइट ऑफ करते रहेंगे। एक वेटेड है, जैसे जैसे बेनिफिट आप डेराइव कर रहे हो, जितना आप यूसेज कर रहे हो जब फंड का, तो उस रेशियो में ही आप क्या करोगे बताओ, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करोगे, इतना सिंपल था। नेक्स्ट आता है आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये भी काफी इजी है, जब एक बार बस गो थ्रू करके रखो, एग्जाम में आ जाए तो ऐसा ना लगे कि आउट ऑफ सिलेबस है चीजें। सो यहां पास अब डिबेंचर इशू कर रहे हो तो डिबेंचर होल्डर को क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट पेबल ऑन कूपन डिबेंचर इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, मतलब इंटरेस्ट क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड पीरियोडिकली एंड इज कैलकुलेटेड एट कूपन रेट ऑन द नॉमिनल वैल्यू, मतलब यदि 9% डिबेंचर है तो 9% उसका क्या हो जाएगा, कूपन रेट हो जाएगा। और नॉमिनल वैल्यू मतलब डिस्काउंट में इशू हो या प्रीमियम में इशू हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट उसके फेस वैल्यू के ऊपर अपन क्या करते हैं, इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। एंड द कंपनी विल पे द इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, मतलब उसमें से एक टीडीएस का पार्ट डिडक्ट करके वो नेट पे कर देती है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इंटरेस्ट को, इस दुनिया में अपन देख ही रहे हैं, जब डिबेंचर हो चाहे शेयर्स हो, सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है, ड्यू करना। तो सबसे पहले बताओ, इंटरेस्ट आपका क्या है, एक्सपेंस है कंपनी के लिए, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, इंटरेस्ट को हम डेबिट कर देंगे, और जिसको हमको पे करना है दैट इज डिबेंचर होल्डर, हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, हमारे लिए लायबिलिटी है। तो एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। और जब हम डिबेंचर होल्डर को पे करेंगे तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देना चाहिए। लेकिन यह प्रॉब्लम क्या है, हमने जो पे करना था 1,000 रुपए, लेकिन हम 1,000 नहीं, हम 10% उसका क्या करेंगे, टीडीएस डिडक्ट करेंगे, और हम कहां ले जाएंगे उसको, टीडीएस पेबल अकाउंट। और टीडीएस पेबल क्रेडिट हो रहा है तो मतलब वो क्या बन रहा है, कोई बताएगा, लाइबिलिटी फिर से बन रही है हमारे लिए। और ये बैंक क्रेडिट हो रहा है तो हमने उसको पेमेंट किया, तो डिबेंचर होल्डर मतलब राम इज अ डिबेंचर होल्डर, राम अकाउंट डेबिट टू टीडीएस टू बैंक, ऐसे ही समझ लो। राम को हमें पेमेंट करना था इंटरेस्ट का, अब राम को पेमेंट कर रहे हैं तो टीडीएस डिडक्ट करके हम पेमेंट करते हैं। सो राम अकाउंट डेबिट टू टीडीएस पेबल टू बैंक। अब यहाँ पर दो चीजें बच गई हैं, हमारा सबसे पहले इंटरेस्ट का पेमेंट तो हो गया, लेकिन हमने जो टीडीएस डिडक्ट कर लिया वो हम अपने पास नहीं रखते हैं, वो किसको देते हैं, गवर्नमेंट को। सो हम टीडीएस पेबल जो क्रेडिट किया था, लायबिलिटी थी, तो हमें उसको डेबिट करके हम क्या करते हैं, टू बैंक अकाउंट, ये क्या हो जाएगा, टीडीएस टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, नहीं तो पता चला कोई क्या पढ़ रहे हो सर, क्या मिसप्रिंट है, क्या बोल रहे हो। ओके, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पेड टू गवर्नमेंट, ये इसकी एंट्री है, पेड टू गवर्नमेंट, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब बचता बताओ, अब कौन सा अकाउंट बच गया है, नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करना चाहिए, इंटरेस्ट का अकाउंट डेबिट है, हम उसको पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में लेके जाना है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्या डिफिकल्टी थी बताओ, है इजी। सो पूरे टॉपिक में मैं बोलूंगा अलग, डिफिकल्ट नहीं, कुछ अलग दो चीज थी, फिर सिर्फ क्या क्या बोलोगे, तीन चीज पकड़ लो, और क्या क्या बोलोगे,
पहला चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, व्हेन रिडम्पशन एट प्रीमियम, जब जब प्रीमियम में रिडीम किया जाएगा तब तब हमको रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट करना है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट करना है, ये सेम अमाउंट से, ये ध्यान रखना है। एक ये था। दूसरा था, जब हम इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे, क्वेश्चन जल्दी आने के चांसेस नेग्लिजिबल है, बट अनअवेयर होना आपके लिए जान के बराबर हानिकारक हो सकता है इजी, नहीं देखे रहोगे हॉली टाइप का करोगे एग्जाम में, हाँ देखे रहोगे बोनस मार्क्स की तरह मजा आ गया लिखने में, ऐसा हो जाएगा। कभी भी 4 से 5 मार्क्स का इतना छोटा सा क्वेश्चन लेके आपको थप्पा बोला जा सकता है, सिंपल है। ओके, सो एक इंटरेस्ट का था, इंटरेस्ट ड्यू करना है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू टीडीएस पेबल टू बैंक अकाउंट, और जब टीडीएस का पेमेंट करेंगे तो टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और इंटरेस्ट को जब हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे तो क्या हो जाएगा, एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। दूसरा क्या था, 3 चीज सर आपने बोली, एक तीसरी चीज यही है बस, ये ऊपर जो लिखा है, ट्रीटमेंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, जो इशू ऑफ डिबेंचर का जो लॉस है उसको हम पीएनएल में ट्रांसफर करना है, पीएनएल में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। पहले डिस्काउंट ऑन या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जब हमने इशू किया था तब हमने क्या किया था, उसको डेबिट, अब क्या करना पड़ेगा हमको, क्रेडिट, सिंपल। सो दिस वे दिस चैप्टर रिवीजन इज आल्सो कंप्लीटेड। हमने शॉर्ट शॉर्ट में देखा है, इसके अंदर कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, दिस इज कंप्लीटली अ बोनस मार्क। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे डिटेल में आपको मैंने फोर फीचर एंड री इशू ऑफ डिबेंचर भी हमने कवर किया है। कुछ बेसिक बेसिक कंसेप्ट से याद रखोगे चीजों को तो कुछ कभी भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। यहाँ कंजर्वेटिज्म पॉलिसी के बारे में और अप्रोच के बारे में ज्यादा वेटेज दिया गया, उसके अकॉर्डिंगली पूरा कंसेप्ट डिपेंड करता है, कहाँ, डिबेंचर्स में। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम माय एंड। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, बाय बाय। एंड डू वन थिंग, कुछ क्वेश्चंस जब जब रिवीजन होते जा रहे हैं या गलती से पहले प्रीवियस रिवीजंस के पाप आपने किए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जैसे जैसे रिवीजन लेक्चर अटेंड करते जाए तो उसके एक एक दो दो क्वेश्चंस आप देख के कर लो, लिख के करो एक क्वेश्चन भी तो भी आप थ्रू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीड इट, रीड द कंप्लीट चैप्टर, ऑडिट इट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट वन सम यू हैव टू सॉल्व, डन। और कब, इमीडिएटली आफ्टर द such revision lectures. So thank you so much. See you all in the next lecture. Take care. Bye bye.